नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आज आप सभी व्यूअरों को क्रिमिनल प्रोसीडिंग कोड के बारे में आज हम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाइएगा, वीडियो पर बने रहिएगा और अपने मित्रों को जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और अंत में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी नए व्यूअर हैं, जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वह तुरंत इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप सभी को क्रिमिनल केस ट्रायल के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। क्रिमिनल केस ट्रायल दो प्रकार के होते हैं। पहला वह जो पुलिस एफआईआर के आधार पर होते हैं, दूसरा है कंप्लेंट केस, जिसे परिवाद भी कहते हैं, जिसमें हम सीआरपीसी की धारा 190 और 200 के तहत कोर्ट में जाते हैं। यहाँ सिर्फ पुलिस द्वारा की गई एफआईआर के ट्रायल के बारे में आज बात करेंगे। इसको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला भाग पुलिस द्वारा चार्जशीट फाइनल होने से पहले का, जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, तथा दूसरा कोर्ट में केस ट्रायल का, और तीसरा जजमेंट के बाद अपील और दया याचिका का। तो हम पहला भाग के बारे में जानेंगे। अपराध होने के बाद सबसे पहला काम होता है उस अपराध को सूचना पुलिस को देना। जो व्यक्ति सूचना देता है वो शिकायतकर्ता कहलाता है और जो अपराध से प्रभावित होता है वह विक्टिम यानी पीड़ित कहलाता है। सूचना देने वाला व्यक्ति पीड़ित नहीं भी हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जिसने सिर्फ अपराध होते हुए देखा हो, लेकिन वो व्यक्ति उस अपराध से पीड़ित न हो, अर्थात उसका हिस्सा न हो, वो व्यक्ति भी शिकायतकर्ता हो सकता है। पुलिस स्वयं भी किसी भी अपराध की शिकायतकर्ता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट हुल्ला एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी ऑन 19 मार्च 1974। जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर ड्यूटी या गश्त पर है और वह कोई अपराध होते देख ले तो वह पुलिस ऑफिसर स्वयं भी शिकायतकर्ता हो सकता है। इसके अलावा पुलिस को अपने किसी मुखबिर या खबरी से कोई सूचना मिले या फिर कोई अपराध या कोई फिर अपनी पहचान बताए बिना पुलिस को सूचना दे उस अपराध में भी वो पुलिस ऑफिसर ही शिकायतकर्ता होगा। जब भी पुलिस को अपराध की सूचना मिलती है उसका काम होता है सीआरपीसी धारा 154 के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड करना। अगर समय नहीं है और मौके या घटना स्थल पर पहुंचना जरूरी है तो पुलिस पहले मौके पर जाकर हालात काबू में करेगी, फिर एफआईआर रजिस्टर करेगी। संज्ञेय अपराध या गंभीर मामलों में यदि आरोपित पकड़ाया नहीं गया है तो सबसे पहले पुलिस आरोपी को ढूंढकर सीआरपी की धारा 41 के तहत बिना वारंट के उसे अरेस्ट करती है। पुलिस सीआरपीसी की धारा 51 के तहत उस आरोपी की तलाशी करती है या फिर सीआरपीसी की धारा 165 के तहत पुलिस उस स्थान की भी तलाशी करती है जहां वह अपराधी पकड़ाया गया है। जो भी सामान उस आरोपी के पास होता है सिर्फ उसके कपड़ों को छोड़कर वह सभी सामान पुलिस द्वारा अपनी अभिरक्षा यानी कस्टडी में रख लिया जाता है, अर्थात जब्त कर लिया जाता है। उस सामान की जब्ती रसीद भी
पुलिस द्वारा आरोपी को दी जाती है, लेकिन कभी कभी पुलिस अपनी मनमर्जी के अनुसार जब्ती रसीद नहीं भी देते हैं। ऐसे में पुलिस मनमर्जी करते हैं। लेकिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अधिवक्ता देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत फायदे की चीज़ है। अगर कोई व्यूअर देख रहे हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप पुलिस थाना से जब्ती रसीद जरूर लीजिएगा। इसके बाद पुलिस सीआरपीसी की धारा 41 ख के तहत उस आरोपी के किसी भी परिचित या रिश्तेदार व्यक्ति को आरोपी के गिरफ्तार होने की खबर करेगी। अगर जरूरी हुआ तो आरोपी के दिए गए पते पर किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा जाकर उसके घर वालों को इत्तला की जाएगी। पुलिस एफआईआर करने से पहले या फिर एफआईआर करने के बाद जैसा भी उचित समझे वैसे अपराधी, आरोपी या अभियुक्त एवं पीड़ित व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 53 के ए 54 एवं 167 क के तहत मेडिकल परीक्षण के लिए पास के सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाएगी। आईपीसी की धारा 92 के अनुसार भी एक डॉक्टर घायल या रोगी व्यक्ति का उसकी सहमति के बिना उसके जीवन की रक्षा के लिए उसका इलाज कर सकता है। इस सब कार्रवाइयों के बाद अगर पुलिस को लगता है कि धारा में केस बनता है, वह धारा जमानतीय है या पुलिस के पास आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत नहीं है, तो दोनों ही स्थिति में आरोपी को सीआरपीसी की धारा 436 के तहत पुलिस थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। उसके लिए पुलिस द्वारा किसी प्रकार की जमानती या बेल बॉन्ड की मांग भी आरोपी से की जा सकती है। अगर अपराध गैर जमानतीय धाराओं में है तो सीआरपीसी की धारा 57 के तहत पुलिस आरोपी को अरेस्ट करने के 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगी। इसके बाद यदि पुलिस मजिस्ट्रेट से आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगती है तो सीआरपीसी की धारा 167 के तहत यह मजिस्ट्रेट के ऊपर है कि आरोपी को पुलिस कस्टडी में भेजना है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मनुभाई रिटेल पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात एंड अदर्स ऑन 28 सितंबर 2012। यदि पुलिस कस्टडी में भेजना है तो पुलिस कस्टडी 15 दिनों से अधिक नहीं होगी। यदि नहीं भेजना होगा तो फिर मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। फिर आरोपी को जमानत देने की पावर मजिस्ट्रेट के पास ही होगी। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है, जैसे कि हत्या या रेप का मामला हो तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 209 के तहत प्रक्रिया पूरा करने के बाद केस को सेशन कोर्ट के पास भेज या सुपुर्द या कमिट कर देंगे। आगे हम देखते हैं आरोपी द्वारा जमानत या अग्रिम जमानत लेना। अगर कोई आरोपी घटना स्थल से अरेस्ट नहीं हुआ है या फिर भाग गया है, वह आरोपी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अपनी अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल भी कोर्ट से ले सकता है या फिर
पुलिस या कोर्ट के सामने समर्पण करके सीआरपीसी की धारा 437 और 439 एक के तहत भी जमानत ले सकता है। शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति चाहे तो उस बेल के खिलाफ ऊपर के कोर्ट में सीआरपीसी धारा 439 के तहत बेल कैंसिलेशन फाइल कर सकते हैं, जिससे कि आरोपी को जमानत न मिल सके। पुलिस द्वारा केस में इन्वेस्टिगेशन करना, सबूत इकट्ठा करना। ऊपर बताई गई सभी कार्रवाइयाँ और एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद पुलिस का काम होता है कि वह केस के निष्पक्ष जांच करे और रिपोर्ट फाइल करे। केस का इंचार्ज आईओ यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वही केस के जांच करता है, घटना की जगह का नक्शा बनवाता है, जरूरी कागजात और सबूत व्यक्तियों या डिपार्टमेंट से लेता है, गवाहों के धारा 161 सीआरपीसी में बयान दर्ज करता है आदि। अगर आईओ अपनी इन्वेस्टिगेशन में यह पाता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी है और आरोपी निर्दोष है, तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 169 के तहत डिस्चार्ज समरी या फॉल्स रिपोर्ट, जिसको एफआर कहते हैं, कोर्ट के सामने फाइल करके केस को ख़त्म कर सकता है। ऐसे में कोर्ट चाहे तो सीआरपीसी की धारा 190 एक के तहत केस को शिकायतकर्ता या केस में किसी पीड़ित की प्रोटेस्ट पेटिशन परिवाद पर चला सकती है। अगर ऐसा नहीं है और आरोपी के खिलाफ जो सबूत है और आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा चार्जशीट कोर्ट में फाइनल कर दी जाती है, फिर कोर्ट में क्रिमिनल केस ट्रायल चलता है। सीआरपीसी की धारा 167 दो के क के तहत पुलिस द्वारा किसी भी क्रिमिनल केस में चार्जशीट फाइल करने की समय सीमा 60 दिन या 90 दिन होती है, जो कि केस के धाराओं पर निर्भर करती है। जो केस बड़ी धाराओं में रजिस्टर्ड होते हैं, अर्थात मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 वर्षों से ऊपर की सज़ा होते हैं, ऐसे मामलों में 90 दिनों में पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट फाइल करनी होती है। बाकी अन्य सभी धाराओं में 60 दिनों में पुलिस को चार्जशीट फाइनल करनी होती है। यदि पुलिस समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं करती तो सीआरपीसी की धारा 167 प्लस भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 के तहत ही आरोपी को जमानत मिलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इस जमानत को डिफ़ॉल्ट बेल भी कहा जाता है, लेकिन ये समय सीमा का नियम तभी लागू होता है जब आरोपी जेल में हो और उसकी जमानत नहीं हुई हो। अगर आरोपी जमानत पर है तो पुलिस चार्जशीट फाइनल करने में 60 दिन या 90 दिन से ज़्यादा समय भी लगा सकती है। मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता आप सभी नए व्यूअरों को या जो भी अधिवक्ता अभी तुरंत या फिलहाल में ही आप कोर्ट ज्वाइन किए हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चार्जशीट में जिसे आगे चार्जशीट में ये चीज़ शामिल होती है। अब देखिए चार्जशीट में क्या क्या बात लिखी होती है। क्रिमिनल केस ट्रायल शीट में ये चीज़ शामिल होती है, दोनों पार्टियों शिकायतकर्ता, पीड़ित और आरोपी का नाम। दूसरा, अपराध की सूचना की प्रकृति, पुलिस अपराध की सूचना कैसे मिली। तीसरा, शिकायतकर्ता पीड़ित की शिकायत, जो शिकायत उसने की है। चौथा, पीड़ित और आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट। 5,
आरोपी की गिरफ्तार या बेल संबंधित पेपर। सभी गवाहों के सीआरपीसी धारा 161 के तहत बयान। आरोपी से जब्त हुआ सामान। 8 घटनास्थल का नक्शा। 9 अन्य कोई केस से संबंधित पेपर आदि। अब हम इस केस का दूसरा भाग देखेंगे, यानी क्रिमिनल केस ट्रायल। पुलिस द्वारा कोर्ट में चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपी पर क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू हो जाता है। यदि चार्जशीट और बयानों को देखने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि पर्याप्त आधार नहीं है, अर्थात प्रथम दृष्टया मामला प्राइमा फेस केस नहीं बन रहा है, जिस पर आरोपी के खिलाफ चार्ज लगाकर मामला आगे बढ़ सकता है, तो मजिस्ट्रेट आरोपी को सीआरपीसी की धारा 239 के तहत सेशन कोर्ट द्वारा सीआरपीसी धारा 227 के तहत और परिवाद कंप्लेंट केस में मजिस्ट्रेट द्वारा सीआरपीसी की धारा 245 के तहत उन्मोचन यानी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस चलने की पर्याप्त आधार है, तो फिर ट्रायल शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले आरोपी को उसके अधिवक्ता को चार्जशीट की कॉपी दी जाती है। अगर कॉपी में कोई कमी है या चार्जशीट से संबंधित सभी दस्तावेज नहीं दिए गए हैं, तो आरोपी के अधिवक्ता सीआरपीसी की धारा 207 के तहत कोर्ट के सामने आवेदन करने उन दस्तावेजों की कॉपी कोर्ट से लेते हैं या फिर चार्जशीट की कमियों को कोर्ट में बताकर ऑर्डर शीट पर लेखबद्ध करवाते हैं, जिससे कि वे बातें कल को केस के फाइल आर्गुमेंट के समय आरोपी के खिलाफ नहीं जाएं। ऑर्डर शीट वह होती है जिस पर पेशी के दिन कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है वह सब लिखा जाता है। जैसे कोर्ट में कोई गवाह आया है या कोई फाइल अटैच किया गया है वगैरह वगैरह, ये सभी ऑर्डर शीट में ही लिखी होती है। आगे हम चार्ज फ्रेम के बारे में जानेंगे। चार्जशीट के पेपर को कार्रवाई पूरी होने के बाद, अर्थात आरोपी के अधिवक्ता को दस्तावेज या चार्जशीट के कॉपी प्राप्त हो जाने के बाद चार्जशीट पर आर्गुमेंट या बहस होती है। इसके लिए एक पेशी नियत की जाती है। चार्ज का मतलब होता है आरोपी पर धाराएं लगाना कि किस धाराओं में उस पर केस बनता है और किन धाराओं में उस पर केस चलना चाहिए। इसे चार्ज फ्रेम करना कहा जाता है। अगर कोर्ट को लगे कि आरोपी का केस चार्ज फ्रेम करना बनता है, लेकिन पुलिस ने जो धाराएं लगाई है वह धाराएं सही नहीं है, तो कोर्ट सीआरपीसी की धारा 216 और 221 के तहत उन धाराओं को बदलकर नई धाराओं में चार्ज लगा सकती है। चार्ज फ्रेम किए जाने के बाद अदालत आरोपी से पूछती है कि क्या उसे अपना गुनाह कबूल है। अगर वह अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसी वक्त या अगली पेशी पर सज़ा सुना दी जाती है और क्रिमिनल केस ट्रायल यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन आमतौर पर आरोपी द्वारा गुनाह कबूल नहीं किया जाता है और कोर्ट में आरोपी कहता है कि वह क्रिमिनल केस ट्रायल फेस करेगा, तो फिर उस स्थिति में केस ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल में अगला जो स्टेज है वह गवाही का है। क्रिमिनल केस ट्रायल शुरू होने के बाद इस स्टेज पर चार्जशीट में दी गई कई गवाहों के लिस्ट के अनुसार भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 137 मुख्य परीक्षा
चीफ एग्जामिनेशन एवं प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन के तहत गवाहों की गवाही होती है। अभियोजन यानी पीड़ित पक्ष की ओर से गवाह होते हैं, उन्हें पीडब्ल्यू, प्रोसिक्यूशन, विटनेस और आरोपी के पक्ष की ओर से जो गवाह होते हैं उसे डीडब्ल्यू, डिफेंस विटनेस कहा जाता है। यह गवाह क्रमवार होते हैं, जैसे PW1, PW2, PW3 तथा DW1, DW2 और DW3 आदि। सबसे पहले विक्टिम शिकायतकर्ता की गवाही होती है। इसके बाद कोई पब्लिक विटनेस, जैसे कि घटना के वक्त कोई चश्मदीद गवाह हो जो उसकी गवाही, इसके बाद पुलिस और डॉक्टर या फॉरेंसिक लैब वालों की जो इस केस के अनुसार दिए हो। सबसे लास्ट में IO यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की गवाही होती है। पहले अभियोजन माने पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता, सरकारी वकील अभियोजन पक्ष के गवाहों का मुख्य परीक्षण चीफ एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद आरोपी पक्ष के अधिवक्ता अपने क्लाइंट के बचाने के लिए अभियोजन पक्ष की गवाही की स्टेटमेंट के बाद उनसे जिरह या क्रॉस करते हैं। इसे प्रति परीक्षा या क्रॉस एग्जामिनेशन करना भी कहा जाता है। यहाँ ध्यान में रखने वाली बात यह है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 148, 149 और 151 के तहत आरोपी की अधिवक्ता अभियोजन के पक्ष के गवाहों को ऐसा बिना आधार के कोई प्रश्न नहीं करेंगे जिससे कि गवाहों के चरित्र पर आंच आए या वह अपमानित हो। यदि आरोपी की अधिवक्ता ऐसा कोई प्रश्न कोर्ट के अनुमति के बगैर पूछते हैं तो न्यायालय के अवमानना कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहलाएगा और ऐसी स्थिति में वह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश आरोपी के अधिवक्ता की रिपोर्ट हाई कोर्ट या बार काउंसिल से कर सकते हैं। फिर आगे यदि अधिवक्ता के विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी है तो हाई कोर्ट या बार काउंसिल करेंगे। इसीलिए प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। प्रति परीक्षा क्रॉस एग्जामिनेशन जो आरोपी के अधिवक्ता द्वारा किया जाता है क्रिमिनल केस ट्रायल का ये सबसे अहम भाग होता है। इसी में आपके अधिवक्ता की काबिलियत देखी जाती है कि वह केस को किस प्रकार अपने अनुसार मोड़ के आरोपी को बचा सकता है। इसके बाद अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता भी आरोपी पक्ष के गवाहों से इसी प्रकार गवाही कराते हैं। यदि कोई नया तथ्य या बात कोर्ट के सामने आती है तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 138 के तहत फिर से गवाही कराई जा सकती है। उसे पुनः परीक्षण कहा जाता है। अगर कोई अभियोजन पक्ष का गवाह या सरकारी गवाह अपने बयान से मुकर जाए या हॉस्टाइल हो जाए तो सरकारी वकील भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 154 के तहत खुद उससे जिरह या क्रॉस करते हैं, यह साबित करने के लिए कि वह गवाह जानबूझकर झूठ बोल रहा है और आरोपी को फायदा पहुंचाना चाहता है या आरोपी से मिल गया है। अगर कोई पीड़ित लड़की या महिला रेप विक्टिम है और उसकी किसी मजिस्ट्रेट के सामने CRPC धारा 164 के बयान दर्ज हुए हैं और मामला सेशन कोर्ट द्वारा विचारणीय है तो
तो उन मजिस्ट्रेट को भी जिनके समक्ष पीड़िता के CRPC की धारा 164 के तहत बयान हुए हैं, उस मजिस्ट्रेट को गवाही के लिए सेशन कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 121 के तहत बुलाया जा सकता है। गवाही के दौरान शिकायतकर्ता या पीड़ित या किसी गवाह की गवाही से ये लगे कि आरोपी को गलत फंसाया गया है तो कोर्ट आरोपी को उसी व्यक्ति की गवाही के बाद बरी कर देती है। जैसे कि पीड़ित पक्ष कह देते हैं कि वे व्यक्ति नहीं है जिसने कि अपराध किया है, या कोई मेडिकल रिपोर्ट या फिर कोई सरकारी गवाह आरोपी के पक्ष में गवाही दे जाए तो उस गवाही के बाद कोर्ट को लगे कि केस को आगे चलाना बेकार है, सिर्फ कोर्ट का समय ही खराब होगा, तो ऐसे में कोर्ट केस को उसी स्टेज पर जजमेंट देकर ख़त्म कर देती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर अभियोजन पक्ष की गवाही होने के बाद आरोपी पक्ष अपने बचाव के लिए अपनी गवाही करवा सकता है, या फिर किसी और व्यक्ति की गवाही भी, इसमें वो कोई सबूत जो उसके पक्ष में हो तो उसके पेश करता है, या फिर किसी व्यक्ति या संस्था, सरकारी या गैर सरकारी संस्था को कोर्ट द्वारा बुलवाकर पेश करवाकर अपना पक्ष रखता है। दोनों पक्ष, पीड़ित पक्ष एवं आरोपी पक्ष की गवाही के बाद CRPC की धारा 314 के तहत केस अंतिम बहस फाइनल आर्गूमेंट में लग जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के अधिवक्ता अपने पक्ष समर्थन की बात कोर्ट के सामने रखते हैं। अगर बहस में समय लगता है तो फिर उसे अगली पेशी पर पूरा किया जाता है। ये बहस लिखित रूप से भी दी जा सकती है, जिसे अंतिम लिखित तर्क भी कहा जाता है। अगला भाग जजमेंट। केस में बहस पूरी होने के बाद CRPC की धारा 353 के तहत कोर्ट द्वारा जजमेंट दिया जाता है। महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा CRPC की धारा 355 के तहत अगर आरोपी को बरी या दोष मुक्त एक्यूटल कर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसे सज़ा सुनाई जाती है। दोषी को सज़ा सुनाने के लिए तारीख नियत की जाती है। अब वो फांसी, आजीवन कारावास, सश्रम कारावास, फाइनल जुर्माना भरने या फिर सिर्फ कोर्ट में सारा दिन खड़े रहने या अन्य किसी प्रकार के काम करने की भी हो सकती है। अगर किसी केस में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सज़ा सुना दी जाती है तो वह ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट उसके कन्फर्मेशन के लिए फैसला की कॉपी CRPC की धारा 366 के तहत हाई कोर्ट भेजती है। हाई कोर्ट CRPC की धारा 368 के तहत या तो उस फांसी को पुष्टि कर देती है या फिर फांसी को दूसरी सज़ा में बदल सकती है, जैसे कि आजीवन कारावास। हाई कोर्ट को बिना विलंब किए फांसी की पुष्टि या अन्य सजा की आदेश की कॉपी CRPC की धारा 371 के तहत सेशन कोर्ट को वापस भेज देती है। जब ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट को फांसी के मामले हाई कोर्ट से कंफर्मेशन मिल जाती है तो वह आरोपी को फांसी की सज़ा बाद दोषी व्यक्ति हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सकता है कि उसे फांसी नहीं दी जाए। इसमें वह केस में अपने मजबूत पहलुओं, अपनी सामाजिक, पारिवारिक और आर्थिक मजबूरियों का हवाला देता है। लेकिन अगर फिर भी हाई कोर्ट उसकी फांसी की सज़ा को कन्फर्म कर दे तो इस निर्णय की अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अपील पेंडिंग लंबित रहने के दौरान CRPC की धारा
89 के तहत यह अपीलीय न्यायालय के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की आरोपी के जमानत पर रिहा करना है या नहीं। यदि फांसी की सज़ा मृत्युदंड दी गई है तो सीआरपीसी की धारा 445 के तहत अपील का निर्णय लाने तक उसकी फांसी रोक दी जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज हो जाए अर्थात सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा को बरकरार रखे तो ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट उसे फांसी की सज़ा सुना देती है। अगर दोषी की सज़ा उम्र कैद, आजीवन कारावास या इससे कम होती है तो फिर ट्रायल कोर्ट या सेशन कोर्ट को हाई कोर्ट से कन्फर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम इसका तीसरा भाग पर बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होने वाला है। आप इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं ऋषिकेश कुमार अधिवक्ता, इस वीडियो में तीसरा भाग पर हम पहुंच गए हैं। तीसरा भाग अपील है। अगर दोषी को सज़ा 3 साल या इससे कम की सुनाई गई है तो आरोपी को उसी कोर्ट से बेल मिल जाती है, वरना उसको जेल जाना होता है। फिर वो ऊपर की कोर्ट में अपनी बेल अप्लाई करता है। मौत की सज़ा में परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, मर्यादा अधिनियम के आर्टिकल्स 115 के तहत आरोपी के पास 30 दिन का समय होता है अपील करने के लिए, जिस दिन से उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। और बाकी अन्य प्रकार की सज़ा में हाई कोर्ट में 30 दिन तथा अन्य कोर्ट में 60 दिन का समय अपील करने के लिए आरोपी के पास होता है। इसी प्रकार मौत की सज़ा में परिसीमा अधिनियम, लिमिटेशन एक्ट, मर्यादा अधिनियम की आर्टिकल 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का समय 60 दिन होता है और अन्य अपराधों में 90 दिन। अगर आरोपी को मजिस्ट्रेट की कोर्ट से सज़ा मिली है तो आरोपी सीआरपीसी की धारा 374 के तहत ऊपर की कोर्ट जो कि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी हो वहां अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। शिकायतकर्ता पीड़ित को लगे कि आरोपी की सज़ा कम मिली है या दोष मुक्त हो गया है तो फिर वह शिकायतकर्ता पीड़ित भी ऊपर की कोर्ट में आरोपी को ज़्यादा सज़ा दिलाने की अपील सीआरपीसी की धारा 377 राज्य सरकार व 378 के तहत कर सकता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके तहत कोई अपील नहीं की जा सकती है। ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा 265 जी, धारा 375 और धारा 376 के तहत निर्धारित की गई है। अगला हम दया याचिका, मर्सी पिटीशन को देखेंगे। अगर दोषी व्यक्ति की फांसी की सज़ा सुनाई गई है और हाई कोर्ट तथा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अपील खारिज हो गई हो तो दोषी व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत अपने राज्य के राज्यपाल, गवर्नर और माननीय राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के पास संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका लगा सकती है। इस पहले राज्यपाल के पास यह पावर नहीं था, केवल राष्ट्रपति के पास ये पावर था। पहले राज्यपाल को फांसी या मृत्युदंड की सज़ा माफ़ करने का अधिकार नहीं था, केवल राष्ट्रपति की ही फांसी या मृत्युदंड की दया याचिका पर विचार कर सकते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा द स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राजकुमार बिट्टू ऑन 3 अगस्त 2021 के ऐतिहासिक निर्णय में राज्यपाल को भी यह शक्ति प्रदान हो गई।
पुनर्विचार याचिका, रिव्यू पिटीशन और उपचारात्मक याचिका, क्यूरेटिव पिटीशन। संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने तथा सुधारने की शक्ति देता है। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका लगा सकता है, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही निर्णयों पर दोबारा विचार कर सके। यदि रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका में भी सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय कायम रखे और मृत्युदंड की सजा ही दे, तो फिर दोषी व्यक्ति के पास आखिरी और अंतिम उपाय यह रहता है कि वह दोषी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन दायर करे। क्यूरेटिव पिटीशन शब्द की उत्पत्ति क्यूर शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ उपचार होता है। उपचारात्मक याचिका में यह बताना आवश्यक होता है कि याचिकाकर्ता किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। उपचारात्मक याचिका तब दाखिल की जाती है तब किसी मुजरिम की राष्ट्रपति के पास भेजी गई दया याचिका और सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन पुनर्विचार याचिका दोनों ही खारिज कर दी जाती है। उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति सुप्रीम कोर्ट द्वारा रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा एंड एनूर ऑन 10 अप्रैल 2002 के केस में हुई। संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। यदि उपचारात्मक याचिका क्यूरेटिव पिटीशन भी खारिज हो जाए तो फिर दोषी को फांसी की सज़ा से कोई नहीं बचा सकता, उसका मरना तय हो जाता है। इस सभी प्रक्रियाओं के दौरान यदि आरोपी जमानत पर जेल से बाहर है और किसी कारण वह पेशी पर कोर्ट नहीं जा पाता है, तो नीचे बताई गई सीआरपीसी की धारा के अंतर्गत हाजिरी माफ़ी या अस्थायी हाजिरी माफ़ी का आवेदन कोर्ट से कर सकता है। पेशी में हाजिरी माफ़ी अगर आरोपी जिसका केस कोर्ट में चल रहा हो वह किसी कारण से उस दिन पेशी पर नहीं आ सकता है, वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 317 के तहत कोर्ट में आवेदन करके उस दिन नहीं आने के कारण देकर कोर्ट में आने से बच सकता है। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो कोर्ट उसके विरुद्ध वारंट जारी कर देगी। अस्थायी हाजिरी माफ़ी आरोपी अपनी कोई मजबूरी जैसे कि कोई बीमारी, वृद्धावस्था या कोर्ट से उसकी घर की दूरी या अन्य सुरक्षा के कारणों का हवाला देकर वह अपने अधिकारों के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 205 के तहत कोर्ट में अस्थायी हाजिरी माफ़ी परमानेंट एग्जेम्पशन ले सकता है। इसमें उसे क्रिमिनल केस ट्रायल में आने पर छूट मिल जाती है। आरोपी को सिर्फ चार्ज फ्रेम करने के लिए और अंत में जजमेंट के समय कोर्ट में आना होता है। ट्रायल के बीच में केस खत्म करने का उपाय, राजीनामा। यदि पीड़ित शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौता हो जाता है तो सीआरपीसी की धारा 320 में बताए गए नियमों के तहत राजीनामा करके केस समाप्त कर सकता है। प्ली बार्गेनिंग, सौदा अभिवादन। यदि राजीनामा नहीं होता है तो सीआरपीसी की धारा 265 ख के तहत प्ली बार्गेनिंग या सौदा अभिभाग या आवेदन देकर आरोपी अपनी सज़ा कम या 1/4 करवाने के लिए अधिवक्ता के जरिए आवेदन कर सकता है। 7 वर्ष से कम सज़ा के अपराधों के लिए यह प्रावधान है। धन्यवाद। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अगर नए व्यूअर हैं
तो इस वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब या चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। मैं ऋषिकेश कुमार, अधिवक्ता।